आमंत्रण ले लीजिए। राजनीति की वीकली क्लास नेता नगरी के 200 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं और आपके पास इस खास एपिसोड को लाइव देखने का मौका है। लाइव देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर करना होगा। लाइव से पहले और भी बहुत कुछ है, जैसे कि नेता नगरी के एपिसोड्स पर बनी मजेदार क्विज शुरू हो चुकी है। ललन टॉप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आप उसे खेल सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिए। अब शो पर चलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज बेल्जियम में हुए दुर्दांत आतंकी हमले की कहानी सुनाएंगे, उसके दोषी कैसे पकड़े गए और अब मामले में क्या बड़ा अपडेट आया है। 22 मार्च 2016 की सुबह बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स तरोताज़ा दिख रही थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह तेजी का माहौल था। किसी की फ्लाइट छूटने वाली थी, कोई लगेज के वजन को लेकर उलझा था, कुछ लोग लैंडिंग में देरी को लेकर स्टाफ से बहस कर रहे थे। जूतों की धम-धम, वेंडिंग मशीनों की खटखट, बोर्डिंग के लिए बुलाते स्पीकर्स का शोर, एक साथ न जाने कितनी आवाज़ें गूंज रही थी। जैसे ही घड़ी पर 7:58 हुए, एक जोर का धमाका सुनाई पड़ा और सारी आवाज़ें गुम हो गई। कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा पसरा रहा, धुएं में लिपटा हुआ सन्नाटा। फिर अचानक से चीख पुकार और रुलाई का विस्फोट हुआ। वहां पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में एयरपोर्ट की छत उड़ गई थी, लोगों के अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे, फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। जिनकी सांसें चल रही थी वे किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस हमले ने बेल्जियम को हिला कर रख दिया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। एयरपोर्ट से लगभग 11 किलोमीटर दूर मेलबीक मेट्रो स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हो रही थी। निकलने के कुछ ही समय बाद ट्रेन के अंदर रखा बम फट गया। उस रोज ब्रसेल्स में 73 मिनट के अंतराल पर 3 बम धमाके हुए, 2 एयरपोर्ट पर और एक ट्रेन में। एयरपोर्ट पर सूटकेस के अंदर रखा एक बम नहीं फटा था, उसको बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। दोनों हमले में कुल मिलाकर 32 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे। जिस जगह पर तीसरा बम फटा था वहां पर यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के अलावा कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स थे, इसलिए इस घटना ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ये शांतिकाल में बेल्जियम की धरती पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। 7 बरस बाद हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेल्जियम की विशेष अदालत ने हमले के 6 लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें से 5 लोग पहले ही सजा काट रहे हैं। उन्हें नवंबर 2015 में पेरिस में सिलसिलेवार ढंग से हमले किए थे। उन हमलों में 130 लोग मारे गए थे, 7 आतंकियों की भी मौत हुई थी। पेरिस हमलों के तार बेल्जियम से जुड़े थे। हमले के बाद वहां इमरजेंसी भी लगाई गई थी। कुछ साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में बेल्जियम में हमले की टिप भी मिली थी, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों ने इसका आकलन सही से नहीं किया, जिसका नतीजा मार्च 2016 में देखने को मिला। आगे बढ़े उससे पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप में पड़ता है। मुल्क की पश्चिमी सीमा नॉर्थ सी से मिलती है। नॉर्थ सी के उत्तर की तरफ नॉर्वेजियन सागर है, दक्षिण में इंग्लिश चैनल। यह चैनल यूरोप के बाकी देशों को ब्रिटेन से जोड़ता है। पश्चिम को छोड़कर बेल्जियम की बाकी दिशा में जमीन है। पड़ोसी देश हैं फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी। पड़ोसियों को याद रखिएगा, क्योंकि बेल्जियम का इतिहास और वर्तमान तय करने में उनकी अहम भूमिका रही है। बेल्जियम की आबादी लगभग 1 करोड़ 16 लाख है। लगभग 64% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और 8% लोग इस्लाम मानते हैं। 28% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती। डच, फ्रेंच और जर्मन यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। बेल्जियम की करेंसी यूरो है। 1 यूरो की कीमत लगभग 91 रुपये है। राजधानी ब्रसेल्स यूरोप के सबसे खास शहरों में एक है। इसी शहर में ईयू और नेटो के हेडक्वार्टर हैं। ईयू यूरोप के 27 देशों का संगठन है। उनके बीच फ्री ट्रेड, करेंसी, सैन्य सहयोग समेत कई मुद्दों पर साझा सहमति है। नेटो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 31 देशों से मिलकर बना सैन्य संगठन है। नेटो का आर्टिकल 5 साझा सुरक्षा की बात करता है। ये कहता है नेटो के एक देश पर हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ये दोनों संगठन ब्रसेल्स से चलते हैं। इससे आपको शहर की अहमियत का अंदाजा लग गया होगा। अब इतिहास समझ लेते हैं। आधुनिक बेल्जियम की स्थापना 1830 में हुई थी। उससे पहले ये इलाका रोमन्स, फ्रांस, जर्मन और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और डच के कब्जे में रह चुका है। 1830 में डच शासक के खिलाफ क्रांति हुई। बेल्जियम आज़ाद मुल्क बन गया। लियोपार्ड प्रथम पहले राजा बने। उस समय में इंडस्ट्री और व्यापार को खूब बढ़ावा दिया गया। एक समय तक बेल्जियम की जीडीपी अमेरिका के बराबर थी। फिर आया 1865 का साल। लियोपोल्ड प्रथम की मौत हो गई। उनका बेटा लियोपोल्ड द्वितीय राजा बन गया। वो आगे चलकर यूरोप के लुटेरे शासकों का रोल मॉडल बना। 1880 के दशक में अमेरिका यूरोप के ताकतवर देश अफ्रीकी महाद्वीप में संसाधनों पर कब्जे को लेकर झगड़ रहे थे। इस घटनाक्रम में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका
अफ्रीका के लिए संघर्ष के नाम से जाना जाता है। संघर्ष बढ़ा तो लियोपोल्ड प्रथम की मौत हो गई। उनका बेटा लियोपोल्ड द्वितीय राजा बन गया। वो आगे चलकर यूरोप के लुटेरे शासकों का रोल मॉडल बना। 1880 के दशक में अमेरिका यूरोप के ताकतवर देश अफ्रीकी महाद्वीप में संसाधनों पर कब्जे को लेकर झगड़ रहे थे। इस घटनाक्रम को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, अफ्रीका के लिए संघर्ष के नाम से जाना जाता है। संघर्ष बढ़ा तो लियोपोल्ड द्वितीय की पहल पर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 1884 में अमेरिका और यूरोप के 14 देशों ने बर्लिन में मीटिंग की। उन्होंने अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों को सभ्य बनाने का दावा किया। दिलचस्प ये था कि इस मीटिंग में अफ्रीका का कोई प्रतिनिधि नहीं था। पश्चिमी देशों ने अपने अपने हिसाब से अफ्रीका को बांट लिया। तय किया गया कि वे एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देंगे। सारी लूटपाट शांतिपूर्वक तरीके से होती रहेगी। इस बंटवारे में बेल्जियम को मिला सेंट्रल अफ्रीका। इसमें सबसे अहम था ओंगो। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। लियोपोल्ड ने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए भयानक मारकाट मचाई। स्थानीय लोगों से गुलामी करवाई गई। जिन्होंने मना किया उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह अत्याचार 1908 में कम हुआ। उस बरस कोंगो को आधिकारिक तौर पर कॉलोनी बना दिया गया। सिर्फ लियोपोल्ड द्वितीय के शासन के दौरान कोंगो में 1 करोड़ से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। इस नरसंहार को बहुत कम चर्चा मिली। 1909 में लियोपोल्ड द्वितीय की मौत हो गई। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। बेल्जियम न्यूट्रल था, लेकिन फ्रांस तक पहुंचने के लिए जर्मनी ने उस पर हमला कर दिया। बेल्जियम को युद्ध में शामिल होना पड़ा। उसने मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ाई लड़ी। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। मित्र राष्ट्र जीत गए, लेकिन इसमें बेल्जियम को काफी नुकसान हुआ था। जब तक वो नुकसान से उबर पाता, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1940 में दूसरी बार जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पर हमला कर दिया। 2 हफ्तों में ही बेल्जियम ने सरेंडर कर दिया। सरकार निर्वासन में चली गई। लंदन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। नाजी जर्मनी का कब्जा छूटा। सरकार निर्वासन से लौटी। लोकेशन की वजह से बेल्जियम ना चाहते हुए भी यूरोप की लड़ाइयों का हिस्सेदार बन रहा था। इसलिए उसने यूरोप को एक सूत्र में बांधने की पहल की। 1957 में उसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) की स्थापना के कागजात पर दस्तखत किए। इसको आगे चलकर यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना गया। बेल्जियम नेटो के 12 फाउंडिंग मेंबर्स में भी था। 1967 में नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स शिफ्ट कर दिया गया। अगला चैप्टर पॉलिटिकल सिस्टम का है। बेल्जियम में संवैधानिक राजशाही है, जैसे कि ब्रिटेन में है, यानी राजा राष्ट्र के मुखिया और प्रधानमंत्री सरकार के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा करते हैं, संसद का अप्रूवल मिलने के बाद। संसद में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। मुल्क का शासन 3 लेवल्स पे बटा हुआ है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, दूसरे लेवल पर 3 समुदाय भाषा के आधार पर, डच, फ्रेंच और जर्मन। तीसरे लेवल में 3 इलाके हैं, फ्लैंडर्स, ब्रसेल कैपिटल और वालेनिया। केंद्र सरकार के पास विदेश, रक्षा, न्याय, वित्त, सोशल सिक्योरिटी समेत कई और मुद्दों पर फैसले लेने का विशेष अधिकार है। हालांकि इन मुद्दों पर कुछ अधिकार 3 समुदायों और 3 इलाकों को भी मिले हैं, जैसे वे भी दूसरे देशों के साथ रिश्ता बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक बेल्जियम का बेसिक्स आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आज के विषय पर वापस लौटते हैं। हमने शुरुआत में ब्रसेल्स टेररिस्ट अटैक के बारे में बताया था। इन हमलों में 300 से अधिक लोग घायल हुए और 32 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। 2 लोगों ने बाद में मेंटल प्रेशर में सुसाइड कर लिया। एक ने इच्छा मृत्यु का रास्ता चुना। बेल्जियम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार मिला है। जब कोर्ट ने ब्रसेल्स अटैक मामले में सुनवाई शुरू की, तब उन्होंने बाकी 3 मौतों को भी जोड़ा। इस तरह से आरोपियों पर 35 हत्याओं और 300 से अधिक लोगों को घायल करने का आरोप लगा। 25 जुलाई को जूरी ने 6 लोगों को आतंकी हमले में शामिल होने और 2 को आतंकी संगठन से संबंध रखने का दोषी करार दिया। इनमें से एक सलाह अब्देसलाम भी है। वो फ्रांस में हुए आतंकी हमलों में शामिल था। दरअसल 13 नवंबर 2015 को पेरिस में एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच चल रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच। 80,000 से अधिक दर्शक नेशनल सॉकर स्टेडियम में इकट्ठा थे। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मैच देखने पहुंचे थे। मैच के 20वें मिनट तक स्कोर 0-0 के बराबर चल रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अंदर मौजूद लोगों को लगा कि स्टेडियम के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब दूसरा धमाका हुआ, तब अफरा तफरी मची। सिक्योरिटी एजेंट्स राष्ट्रपति को सुरक्षित रास्ते से निकाल कर ले गए। उस समय तक स्टेडियम के अंदर और बाहर की दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। बाहर के हिस्से में तबाही का मंजर पसरा हुआ था, जबकि अंदर मौजूद दर्शकों को इसका गुमान तक नहीं था। स्टेडियम के बाहर क्या हुआ? दरअसल वहां रूटीन चेकअप चल रहा था। स्टेडियम में एंट्री से पहले दरवाजे पर जांच होती है। पुलिस को एक शख्स पर शक हुआ। रोके जाने पर उसने अपना सुसाइड वेस्ट डेटोनेट कर दिया। हमलावर के अलावा 2 और लोगों की मौत हो गई।
ये उस रोज हुए हमलों की सीरीज का पहला चैप्टर मात्र था, जो आगे खुला तो और विभत्स होता चला गया। जब इस पर विराम लगा तब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। हमले के दौरान और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 9 आतंकी भी मारे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस की धरती पर हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। आतंकी शार्ली हेब्दो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून्स छापे जाने से नाराज चल रहे थे। इन हमलों में शामिल 10वां आतंकी सलाह अब्दे सलाम था। वो हमले के तुरंत बाद फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया। 18 मार्च 2016 को ब्रसेल्स में गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2021 में सलाह के ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। 9 महीने तक सर्वाइवर्स, पुलिस, पत्रकारों और पीड़ितों के घर वालों ने गवाही दी। कोर्ट की शुरुआती कार्रवाई में सलाह अपने फैसलों को सही ठहराता रहा। उसने कहा कि मैं इस्लामिक स्टेट का सिपाही हूँ और इस्लाम की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाद में उसका मन बदल गया। उसने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी, बोला कि उसने किसी की हत्या नहीं की, उसे सज़ा देना गलत होगा। लेकिन अदालत ने उसकी अपील पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल अदालत को जो सबूत मिले थे उनके मुताबिक अंतिम समय पर सलाह का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। वो बम इसलिए नहीं फोड़ पाया क्योंकि उसके सुसाइड वेस्ट में खराबी आ गई थी। जून 2022 में सलाह अब्दे सलाम को आजीवन जेल की सज़ा सुनाई गई। उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। इस दौरान उसे पैरोल मिलने का चांस नहीं के बराबर है। अब उसे बेल्जियम हमलों के लिए भी दोषी करार दिया गया है। बेल्जियम में चले मुकदमे के लिए अब्दे सलाम और 4 अन्य आरोपियों को फ्रांस से ट्रांसफर किया गया था। इस मुकदमे के लिए अलग से अदालत बनाई गई थी। दिसंबर 2022 में शुरू हुई सुनवाई बेल्जियम के इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा बताया जा रहा है। 25 जुलाई को जूरी के फैसले के बाद सजा सुनाए जाने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सजा की औपचारिकता सितंबर तक पूरी हो जाएगी। जाते जाते एक और सवाल का जवाब जान लीजिए। आतंकियों ने ब्रसेल्स को निशाना क्यों बनाया था? नंबर 1, 2014 तक इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। IS के सरगना बगदादी ने खिलाफत की स्थापना का ऐलान कर दिया था। फिर अमेरिका ने IS के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए। इसमें बेल्जियम ने भी अमेरिका का साथ दिया था। इन हमलों के चलते IS को पीछे हटना पड़ा। फिर मिडिल ईस्ट में शरणार्थी संकट खड़ा हुआ। हजारों की संख्या में लोग भागकर यूरोप गए। इनमें कई IS के आतंकी भी थे। कईयों ने बेल्जियम में शरण ली। उनके अंदर बदला लेने की आग पनपती रही। नंबर 2, ब्रसेल्स और मेलबीक के कई शहर इलाके ऐसे हैं जो इस्लामी जिहादियों का अड्डा बन चुके हैं। उन इलाकों में विकास की पहुंच नहीं थी। पुलिस को कार्रवाई करने में मुश्किल आती थी। पेरिस अटैक के कई साजिशकर्ता भागकर मेलबीक में ही छिपे। इनमें आखिरी जीवित हमलावर सलाह अब्दे सलाम भी था। उसे जिहादियों के बीच नायक की तरह देखा जाता था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब उसके साथियों ने जल्दबाजी में हमला कर दिया। नंबर 3, ब्रसेल्स EU और नेटो समेत कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सेंटर है। नेटो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे था। ब्रसेल्स पर हमले से पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश की गई थी। आज के दुनियादारी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।